तो नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय रॉय। आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो का जो इशू है वो ये इस इशू पे हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया इंडिया अंदरूनी रूप से इंटरनली एक वीक कंट्री है और ये जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर ले वो सही होगा। मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूँ। मेरा कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का शौक नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जब तक डॉक्टर ट्यूमर ट्यूमर निकाल के शरीर को ठीक नहीं करेगा, पेशेंट ठीक नहीं होता। तो मेरा काम है कंट्री की प्रॉब्लम्स इन इस वीडियो के थ्रू बताना, ताकि लोगों को वो प्रॉब्लम्स पता चले जो मीडिया आपसे रोहित शर्मा के मोटापे और ये मौलवियों वगैरह के न्यूज़ के नाम पे छुपा लेती है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सबसे घटिया, सबसे बदतरीन सिस्टम है। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो माइंडसेट था वो आधा अरेबिक था और आधा अंग्रेज़। तो उनका माइंडसेट थोड़ा आधा अंग्रेज़ था, आधा अरबी था, और कुछ और मिला के और उसमें कुछ जो परसेंटेज बन गए वो इंडियन माइंडसेट था। फिर जब सिलेबस हमारा बनना शुरू हुआ तो उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई। हमने ज़्यादातर सूफ़ी संत के सिलेबस डाले, हमने कम्युनिस्ट लोगों के सिलेबस डाले, हमने एक ब्रिटिश हिस्ट्री को इतना ग्लोरीफाई किया, हमने कार्ल मार्क्स को ग्लोरीफाई किया, हमारे सिस्टम ने मुग़लों को ग्लोरीफाई किया, हमारे सिस्टम ने दिल्ली सल्तनत के बारे में इतना छापा, हमारे सिस्टम ने उनके लिए अच्छी वोकेबलरी यूज़ की तो हमारे बाकी राजाओं के लिए छोटी वोकेबलरी का यूज़ किया। तो ये सब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेल खेल के हमारे यूथ जो 50 60 70 साल से जो हमारे यूथ था आज तक, जब तक मुगलों को हटाया नहीं गया चैप्टर्स से, उनका ब्रेन वॉश किया गया। अब ये बहुत समझने वाला सवाल है कि हमारे देश के मंत्री हैं, हमारे देश को जो आज़ादी जिन्होंने दिलाई है, हमारे देश की आज़ादी की जो बात भी करते हैं, उन्होंने ये सिलेबस क्यों बनाया? तो इसका ना एक इंटरनल खेल ना चलता है। पता है क्या होता है? आज एक दुनिया के इसलिए बताता हूँ, जो चीज़ें आपको दिखती है ना कहीं भी एक फंक्शन में, एक जगह पे, दे आर ऑल प्री प्लान्ड। वो कोई चीज़ अचानक से नहीं होती, वो सब प्री प्लान्ड होती है। 99% प्री प्लान चीज़ें होती ही है। वो प्लान्ड है जो आपको दिखाया जा रहा है। तो ये हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तो हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसमें ज़्यादातर जो लीडर थे वो अंग्रेज़ी लाइफस्टाइल और अंग्रेज़ी सभ्यता के मुरीद थे, मतलब एकदम बिल्कुल उनके प्रशंसक थे, फ़ैन थे। जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू भी आते, थोड़े बहुत महात्मा गांधी वगैरह ये सब आते। महात्मा गांधी चलिए ठीक है, स्वदेशी वगैरह की बात की जो बहुत अच्छी लगी थी मेरे को, लेकिन जवाहरलाल नेहरू एकदम ये लोग बहुत प्रो वेस्टर्न टाइप के लोग थे। तो हमारा ना कभी एक स्वाधीनता या स्वराज एजुकेशन सिस्टम नहीं आया जो पूर्ण रूप से भारतीय हो। मतलब हमारा कभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है वो फुल ब्रिटिश कॉपीड है, उसमें कुछ भारतीय चीज है ही नहीं। इन भारत के शिक्षा व्यवस्था में कभी चेयर और कुर्सी का कल्चर था ही नहीं। हमारे जितने भी बच्चे थे वो दरी बिछा के अलती पलती बैठते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो हर स्टूडेंट को उसकी क्वालिटी के हिसाब से पढ़ाते थे। अब मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना घटिया है और इसको बचाने के लिए क्या घटिया और क्या बेतुके लॉजिक दिए जाते हैं। तो एक बच्चा है, वो 15 साल का होगा या होगी, उसको मैथमेटिक्स नहीं आता, उसको लेकिन इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, उसको भाषा बोलनी बड़ी अच्छी आती है, उसको बात करने का बड़ा शौक है। तो ऋषि क्या करते थे पहले कि अच्छा तुम लोचन, जो लोचन मतलब बोलने वाले, सॉरी आंखें, सॉरी, तो वादक, वाद करने वाले, विवाद, ये वर्ड सुना है, वाद विवाद, तो वादक मतलब बात करने वाले। तो जो अच्छे शास्त्रार्थ करते हैं, वाद करते, तो उनको भाषा की ही पढ़ाई पढ़ाई जाती थी, उनको श्लोक पढ़ाए जाते थे कि तुम अपनी भाषा भाषा को साफ करो। लेकिन आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कहा जाता है? अरे अंग्रेजी से क्या होता है, मैथ्स पढ़ो, मैथ्स तुम्हें नौकरी देगा, मैथ्स तुम्हें सब सिखाएगा। और दुख की बात है कि जो हमारे टीचर्स है स्कूल के, वो इतने नालायक और इतने निठल्ले हैं, वो बच्चों को बता ही नहीं पाते कि ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री की क्या इंपॉर्टेंस है उनके जीवन में। वो बच्चे क्या रटंत विद्या घ्रंथ पानी पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज तक बस रटते रटते रटते, ठीक है, 8 9 CGPA ले आए, जैसी नौकरी लगी सब भूल गए। और बाद में 10 15 साल बाद जब उनके बच्चे उनसे पूछते पापा ये पढ़ाओ, मम्मी ये पढ़ाओ, उनको कुछ याद नहीं आता, फिर उनका बच्चों के सामने मजाक बन जाता है, उनका सोसाइटी के सामने मजाक बन जाता है। तो क्यों? क्योंकि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह देखा ही नहीं गया, पढ़ाई को देखा गया बस इसको मार्क्स लाने का जरिया।
पढ़ाई में आपने रुचि पैदा ही नहीं की टीचरों ने, ना पब्लिक ने कोई इंटरेस्ट लिया एजुकेशन में। पब्लिक भी हमारी ऐसी भारत की कि पहले की पब्लिक गरीब थी, पेट में अन्न नहीं, तन में कपड़े नहीं, वो समझ में आया तो हमने अपनी गरीबी थोड़ी कम कर ली। लेकिन अब हम ना यहाँ से दिमाग है, मेंटली से दिमाग बहुत, हम लोग दिमागी रूप से बहुत गरीब है, हम लोग, हमारे लोग, हम लोग भी और हमारे लोग भी। तो ये एक साजिश थी भारत को हमेशा से कमज़ोर करने की। अब या तो ये अंग्रेज़ों की साजिश थी, नहीं तो ये उन गद्दार लोगों की साजिश थी जो अंग्रेज़ों के साथ मिलके और देशद्रोहियों के साथ मिलके काम कर रहे थे, उन फोर्सेस के साथ मिलके काम कर रहे थे जो चाहते ही नहीं थे कि भारत एक कभी भी मजबूत देश बने। देखिए, देश तभी मजबूत बनता है ना जब आपका यूथ, आपका युवा मजबूत हो, और युवा तभी मजबूत बनेगा जब उसको वो शारीरिक बल और मानसिक बल मिलेगा। शारीरिक बल मिलता है अच्छा खाना और खेलने से, और मानसिक बल मिलता है अच्छी शिक्षा से। तो हमारे स्कूल का सिलेबस बहुत घटिया, हमारे कॉलेज का सिलेबस तो महा घटिया। प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं सिखाई जाती बच्चों को, इंडस्ट्री लर्निंग नहीं सिखाई जाती, क्यूरियस तरीके से नहीं सिखाया जाता। टीचर्स के अंदर वो कॉलोनियल माइंडसेट डाला जाता है कि तुम भाई टीचर हो, प्रोफेसर हो, तुम सबके बाप हो, जबकि टीचर प्रोफेसर एक मास्टर है गाँव में, वो एक मास्टर है, कोई करोड़पति नहीं मुकेश अंबानी की तरह। वो अगर स्कूटर लेके जाएगा या कोई फीमेल टीचर कोई स्कूटी या गाड़ी लेके जाएंगी, वो एक टीचर है, वो कोई बड़े लोग नहीं। लेकिन टीचरों के अंदर भी एक ये कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि नहीं यार, हमसे तो ऐसे बात करना है, हम ज़्यादा किसी से मिलेंगे नहीं, हम तो बड़े स्पेशल है। ये भाई कोई स्पेशल नहीं है, हर आदमी की जॉब अपनी, सब बराबर है, सबकी जॉब एक दूसरे के कंपेयर बराबर है। तो ये कॉलोनियल माइंडसेट, ये अंग्रेज़ों वाला माइंडसेट कि टीचर ही सबसे बड़ा है, टीचर एक हिटलर की तरह होगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगा, वो बच्चों को बैंड से मारेगा, वो बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करेगा, उसके लिए मार्क्स ही सब कुछ है। तो ये माइंडसेट हर स्कूल्स में डाल दिया। दूसरी चीज़ है कि कल्चरल इन्वेजन हुआ। जैसे कि देखिए, महाराष्ट्र के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत अच्छे से पढ़ा। उसको पढ़ने से क्या हुआ, वो उनको पता चला उनका हीरो कौन है। उत्तर भारत में एजुकेशन सिस्टम ने, और साउथ में भी बहुत जगह, पूरी जान लगा दी हमारे प्रोफेसर्स ने कि हमको पता ही ना चले हमारा हीरो कौन है। हमने विलन्स को हीरो बनाया, हमने मुगल्स को हीरो बनाया। जबकि अधिकांश, मैं सब लोगों को पेंट नहीं कर रहा, हर कास्ट हर रिलीजन में अच्छे बुरे लोग दोनों हैं। अधिकांश मुगल जो शासक थे वो क्रूर थे, वो निर्दयी थे, वो खूनी थे, और वो बहुत ही बेरहम इंसान थे, मतलबी इंसान। उन्होंने भारत की तरक्की में कोई खासा कुछ कंट्रीब्यूशन दिया नहीं। लोग बोलते हैं भगवान जाने भाई, उन लगता है वो मुगलों के वंशज होंगे वो। तो इतना इंटेलेक्चुअली लेवल और इतना एजुकेशनल लेवल पे सबको कंफ्यूज कर दो, ब्रेन वॉश कर दो, झूठ फैला फैला के और तथ्यों को छुपा छुपा के, कि आपकी जो युवा पीढ़ी है वो अपने विलन को ही हीरो, वो अपने विलन को ही हीरो मान ले, उसी की पूजा करे, सच कभी पता ना चले, और भारत के लेके हमेशा एक इन्फीरियरिटी रहे उनके हार्ट में। मैं मैक्सिमम इंडियन यूथ से मिलता हूँ, दे आर वेरी इन्फीरियर अबाउट इंडिया। वो अमेरिका की तारीफ़ करेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया की तारीफ़ करेंगे, वो चाइना की तारीफ़ करेंगे, वो इंडिया की तारीफ़ नहीं करेंगे। अरे क्योंकि हमारे जो जितने भी ज़्यादातर वेब सीरीज़ है, ये भी एक डार्क कार्टेल है। वेब सीरीज़ जितनी भी आपका आपका जितना भी वेब सीरीज़ है ना, वो सब अमेरिका कंट्रोल करता है। एंड अमेरिका इज़ गिविंग फंड्स टू मैनी एंड मैनी राइटर्स, डायरेक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, कि आप जाइए और वो वेब सीरीज़ बनाइए जिसमें हमेशा इंडिया को ना लो दिखाया जाए, जिसमें गाली गलौज दिखाई जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल चीज़ें दिखाई जाए, जिसमें गंदगी दिखाई जाए। और मेरा तो यही सवाल है कि आज तक जो हमारी जितनी भी ज़्यादातर वेब सीरीज़ आई, हमने, हमारे यहाँ मराठाओं पे वेब सीरीज़ कितनी बनी, हमारे यहाँ इंडियन आर्मी पे कितनी वेब सीरीज़ बनी, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज पे कितनी बनी, हमारे यहाँ अहोम्स पर, ट्राइबल्स पर, कश्मीरी पंडितों पर, कश्मीर पर, पंजाबी सिखों की ब्रेवरी पर कितनी वेब सीरीज बनी? बहुत कम। आई थिंक इट्स इक्वल टू नील। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर वेब सीरीज में भी और फिल्मों में भी आपको इंडिया नहीं अमेरिका दिखाया जा रहा है। ये किसका प्रोपागेंडा है? ये यूएस का प्रोपागेंडा है, और ये उन इंटेलेक्चुअल्स का प्रोपागेंडा है जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है। एक बहुत फेमस है फिल्म क्रिटिक है सुचारिता त्यागी। छावा को प्रोपागेंडा मूवी बोला, छावा को बोली कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी है। यार मैस्कुलिनिटी से क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज मैस्कुलिनिटी? मैस्कुलिनिटी में विमेन में भी, मैस्कुलिनिटी कोई जेंडर से रिलेटेड नहीं है। मैस्कुलिनिटी मतलब होता है कि पौरुष, मतलब ताकत दिखाना।
वो महिला के भी अंदर होगी तो महिला भी ताकत दिखाएगी। ये क्या है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिस में कि वो बोली कि छावा मूवी में तो मैस्कुलिनिटी दिखा रही है, ये दिखा रही है, मैं सबको फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। भाई वो नेसेसिटी थी। अगर उस टाइम मराठा नहीं लड़ते तो भगवा रहता। इतिहास उठा के देख लीजिए कि जहाँ जहाँ भी मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने हमला किया, कब्जा किया, लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया, बहुत कुछ किया। तो जब उनके खिलाफ कोई लड़ने नहीं उतरा तो क्या हुआ? वो जगह बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश का अच्छा एग्जाम्पल है। आज देख लीजिए वेस्ट यूपी का क्या हाल है, बिहार के कुछ जगहों का क्या हाल है, पश्चिम बंगाल का क्या हाल है, त्रिपुरा का क्या हाल है, असम का क्या हाल है। तो मराठा लड़े, मराठा लड़े। हम उनकी लड़ाई को अप्रिशिएट नहीं कर रही हमारी ये सुचायता त्यागी जी। वो उन लोगों को अप्रिशिएट, वो इनडायरेक्टली तो क्रिटिसाइज कर रही है फिल्म को कि इसमें ये नहीं था, वो नहीं था। भाई वो एक रियल स्टोरी है, सुचायता जी, वो एक रियल स्टोरी है। और भी बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स हैं और बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बहुत लोग हैं जो छावा मूवी को प्रोपागेंडा मूवी बोल रहे हैं। हाँ, है वो प्रोपागेंडा। जब इतने साल से मुगलों का प्रोपागेंडा हुआ तो क्या मराठाओं का प्रोपागेंडा नहीं हो सकता? सिखों का प्रोपागेंडा नहीं हो सकता? भीलों का नहीं हो सकता? क्या उस हर गोरखा का नहीं हो सकता? ये सब लड़े हैं भाई भारत की मिट्टी के लिए। तो आपने एजुकेशन से, बुक से, कॉलेज के सिलेबस से, यहाँ तक कि रिसर्च पेपर से आपने आपने रियल हीरोज हटा दिए। दूसरा सबसे बड़ा खेल खेला जाता है कास्टिज्म। अच्छा, कुछ लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि इंडिया में ना कास्टिज्म एक टाइम पे खत्म हो ही जाएगा। कास्टिज्म खत्म तो नहीं होगा लेकिन एकदम निल हो जाएगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फंडिंग मिलती है, उन प्रोफेसर्स को फंडिंग मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज से। इंडिया के ज़्यादातर प्रोफेसर आज आपके पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इस वीडियो को मैं एंड करके बोलूंगा आपको, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ी फेमस प्रोफेसर, मैं कुछ प्रोफेसर्स का नाम लूंगा और मैं आपको इनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स बताऊंगा। आनंद रंगनाथन साइंस पढ़े, आई थिंक बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ी है उन्होंने। अगर मेरे से गलती हो गई तो माफ कर देना। आनंद रंगनाथन जब बीजेपी नहीं थी तो ठीक है, एंटी कांग्रेस थे, अभी बीजेपी के आके पूरे राइट विंगर हो गए। मेरा आनंद रंगनाथन जी से एक सवाल है, वो बड़ा कहते हैं कि हिंदूज ये है, हिंदूज यूनाइटेड करो, कटेंगे तो बटेंगे ये। आप एज ए साइंटिस्ट इंडिया की साइंटिफिक टेम्पर क्राइसिस पे क्यों नहीं बोल रहे? इंडिया में तो साइंटिफिक टेम्पर क्राइसिस आ रहा है ना। साइंटिफिक टेम्पर लोगों पे क्या है, अंधविश्वास तो जा रहा है और राइट विंग वाले बहुत अंधविश्वास फैला रहे हैं। आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपके पैसे जुड़े हुए हैं, आपको पैसे मिलते हैं राइट विंग से। एक और बहुत बड़ी प्रोफेसर रोमिला थापर, सारी जिंदगी भर उन्होंने ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश प्रोफेसर्स, ब्रिटिश पीपल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, इनकी लॉबिंग कर करके अपनी किताबें छपवाई। भी अंधी भीड़ ने वो किताब खरीदी, इंटेलेक्चुअल बनने के लिए पढ़ा। वो कंफ्यूज्ड है, उनको कुछ पता ही नहीं क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है। रोमिला थापर प्रोफेसर एमिरेटस बन गई। प्रोफेसर एमिरेटस बहुत बड़ा आपका पद होता है एक कैंपस में, अब तो वो हटा दिया गवर्नमेंट ने। इरफान हबीब, प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर रामचंद्र गुहा, प्रोफेसर सतीश शर्मा, प्रोफेसर एक आपके आरसी शर्मा भी है, फिर एक आपके कश्यप भी प्रोफेसर, तो ये और सुमित्रा नंदन पंत जी। तो जितने भी ज़्यादातर आपके प्रोफेसर्स हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्टों की लॉबिंग की। उनमें दम ही नहीं था कहने का कि उन्होंने, अच्छा कांग्रेस ने क्या ब्लंडर किया, कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स को हीरो दिखा दिया और कम्युनिस्टों ने अपने मार्क्सिस्ट लोगों को हीरोज दिखा दिया। तो और कांग्रेस ने क्या किया, सरकार बनाने के लिए, पावर में रखने के लिए जितने भी वामपंथी लोग हैं या कांग्रेस से मोटिवेटेड लोग हैं, उनके फैमिली वालों को उन्होंने जेएनयू में तुरंत ठुसा दिया। तो सबसे पहला कौन वाइस चांसलर था? रोमेश थापर था। अब मैं रोमेश थापर की फैमिली लिंकेज बताता हूँ। रोमेश थापर का जो भाई है वो करण थापर है, ठीक है। रोमेश थापर की एक और रिलेटिव है, वही रोमिला थापर है जो जेएनयू में थी। तो ये तो पूरी फैमिली पॉलिटिक्स खेलते थे। बीजेपी को सब गाली देते, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने तो कितने कितने पॉलिटिकल फैमिलीज, कितनी लॉबी फैमिलीज क्रिएट की है हर सेक्टर में। मीडिया में करण थापर कैसे घुस गया? मीडिया में करण थापर घुस गया, उसको जर्नलिज्म के नाम पे सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है। आपका प्रणय और हो गया, आपका एक और जर्नलिस्ट था, कोई विक्रम चंद्र था, वो उस पे एनडीटीवी में। ये सब जितने, ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बच्चे हैं और ये इनके फादर लोग किसके वफादार थे? कांग्रेस के वफादार थे। तो कांग्रेस ने जैसी हिस्ट्री लिखनी चाहिए कि ब्रिटिशर्स आर ग्रेट, द मुगल्स आर ग्रेट, द दिल्ली सल्तनत इज ग्रेट, लिखवाया। आपने तोमर्स गायब कर दिए, आपने राजपूत गायब कर दिए ज़्यादातर। अच्छा, सिखों की हिस्ट्री भी इन्होंने गायब कर दी। कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा सिखों का हमदर्द मानती है। इसके बाद मैं चैप्टर डिलीट कर दूँ, मतलब ये सॉरी वीडियो मैं अब खत्म कर दूंगा। सिखों की हिस्ट्री पे एनसीईआरटी बुक्स में कितना लिखा है ये सबको पता है।
और उसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ कि कभी भी आप लोग किसी रास्ते में जाके किसी बच्चे से पूछना, बोलना गुरु हरगोविंद जी कौन है, गुरु अर्जन दास जी कौन है, गुरु तेग बहादुर जी कौन है। जो देखिए, सिखों से नहीं कह रहा मैं, हिंदू और मुसलमानों के बच्चों से पूछना है आप ये सवाल, नॉन सिख बच्चों से पूछना, वो बता ही नहीं पाएंगे। किसका काम था ये बताना? प्रोफेसर्स का काम था, मीडिया वालों का काम था। ये जो ज्यादातर आज भी सिलेबस है, ये कौन सा सिलेबस चल रहा है? ये आजादी के बाद का ही तो चल रहा है ना। किसने लिखा? कांग्रेस की सरकार के टाइम पे लिखा गया। आपने सिख लोगों ने, मतलब एनसीईआरटी ने सिखों की हिस्ट्री भी आपने पूरी व्हाइट वॉश कर दी। मतलब आप चाहते थे कि जो भारत है वो एक माइनॉरिटी अपीजिंग कंट्री बने, कि माइनॉरिटीज को प्यार दुलार सम्मान मिले, मेजॉरिटी को कुछ नहीं, मतलब ये धूल। वही हुआ, इंडिया की मेजॉरिटी वीक हो गई। जहां जहां मेजोरिटीज थी वहां वहां वो कटना भिड़ना शुरू हो गई, क्योंकि एजुकेशनली तो आपने उनको पैरालाइज कर दिया। ये बता कि क्या मुगल ग्रेट थे तुम्हारे, तो मराठास वगैरह बस लड़ रहे थे वो लोग। उनका वीर, उनका शौर्य, उनका पौरुष, उनका गौरव कुछ आपने बताया नहीं, उनको अग्रेसिव तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री आपने खत्म कर दी, एजुकेशन आपने खत्म कर दी, प्रोफेसर सारे चमचे भर लिए, सारे प्रोफेसर पॉलिटिकल मोटिव है। अब बीजेपी भी यही ब्लंडर कर रही है कि बीजेपी हिस्ट्री भी ठीक से नहीं बता रही। हिस्ट्री के नाम पे आप सिर्फ क्या कर रहे हो? नॉर्थ इंडिया प्रमोट कर रहे हो। भाई साउथ इंडिया के हीरोज बताओ, नॉर्थ ईस्ट के हीरोज बताओ, बहुत सारे बताओ। तो कचरा चल रहा है बस अभी। इंडिया में जो भी इंसान किसी भी प्रकार की एजुकेशन रिसीव कर रहा है वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। आपके जितने भी दुनिया में मोस्टली सक्सेसफुल लोग हुए जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो सब इंडिया से जब बाहर गए तब सक्सेसफुल हुए। इस बात को याद रख लो। जब तक हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं होगी, प्रोफेसर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ये रिसर्च पेपर के ड्रामे खत्म नहीं होंगे, अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होंगे, क्वालिटी वाले रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होंगे, अच्छे टीचर स्कूल में नहीं आएंगे। एजुकेशन को पॉलिटिक्स से भी दूर रखना पड़ेगा। जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज की यूनियन रहेगी ना, ये एनएसयूआई या बीपीवीपी, एसएफआई, आईसा क्या करती है? धंधे करती है, ये लॉबीज है इनकी। इनके स्टूडेंट्स होते नहीं, नेता बनते हैं, छोटे बच्चों पे बुली करते हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है कि हमारी पार्टी को वोट दो। जब जीतते तो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होता तो है नहीं। मैं तो देखा नहीं भाई, सबकी किसी भी पॉलिटिकल स्टूडेंट पार्टी ने मतलब किसी ने भी कॉलेज आपका रिफॉर्म कर दिया। वो बहुत बड़ा माया जाल है ये सब। बहुत कुछ करना है, जब तक सरकार इंटरेस्टेड नहीं होगी सब कुछ नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।